चल पर तो आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों का आखिरी भाग प्रायद्वीपीय नदियों को कवर करेंगे। इसमें हम मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को कवर करेंगे। इससे पहले हमने हिमालयी नदियाँ, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन्हें डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपने हिमालयी नदियों की वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। आज हम कवर करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसके बाद हमारा भारत की नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ, इनके बीच में कुछ अंतर देख लेते हैं। उसके बाद हम पूरा प्रायद्वीपीय नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों से। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। याद रखिएगा, ये मौसमी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। तो जब मानसून आता है और बारिश होती है तो तब ये नदियाँ पूरी पानी से भर जाती हैं। पर जैसे जैसे गर्मी पड़ने लगती है ये नदियाँ सूखने लगती हैं और एक टाइम आता है कि कई नदियाँ तो पूरी तरह से सूख जाती हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनका जल का स्रोत होता है मानसून यानी कि वर्षा का जल। तो गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है और इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मी के मौसम में ये सूख जाती हैं अधिकतर नदियाँ। कुछ अपवाद हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हम देखते हैं हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं। वर्षवाहिनी याद रखिएगा। वर्षवाहिनी क्यों? वर्षवाहिनी का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है। ये पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है। तो पूरे साल इनमें पानी क्यों रहता है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा जल दोनों होता है, इसीलिए इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। एक तो जो बारिश होती है वर्षा का जल होता है, वो इसका स्रोत है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर, मैंने आपको बताया था ना पर्वत वाली वीडियो में कि जो हिमालय पर्वत है ऊंचाई पर, वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये पिघलते रहते हैं। इनके पिघलने के कारण जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इनमें जल का अभाव नहीं होता, क्योंकि इनको ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। और गर्मी में भी आप देखेंगे कि जो हिमालयी नदियाँ हैं इनमें पानी भरा रहता है, उफान पर होती हैं, जबकि गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और उन्हीं का पानी का स्रोत होता है इसका। उसके बाद बारिश हो जाती है तो इसमें और पानी आ जाता है और ये नदियाँ काफ़ी उफान पे होती हैं। फिर बाढ़, मतलब बाकी क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित कर देती हैं, क्योंकि एक तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ऊपर से बारिश हो जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय, ये यानी कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। उसके बाद एक और शब्द देखेंगे खाड़ी। आगे हम पढ़ेंगे खाड़ी के बारे में, बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो ये खाड़ी क्या होती है? तो सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसा कि आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जो ये दक्षिण भारत है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि जो प्रायद्वीपीय भूमि होती है वो 3 तरफ से जल से घिरी होती है और उसका एक भाग भूमि से जुड़ा होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे ना, ये भाग भूमि से जुड़ा हुआ है और बाकी के 3 भाग क्या हुआ? समुद्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप के बाद अब हम देखते हैं कि खाड़ी क्या होती है। आपने सुना है ना, बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो खाड़ी क्या होती है? तो जो प्रायद्वीप है इसकी जो डेफिनेशन है इसी का विपरीत वो खाड़ी कहलाता है। कैसे? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी क्या होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो समुद्र का भाग है ये तीनों तरफ से, इधर से भी और ऊपर से भी, ये स्थल से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम खाड़ी कहेंगे। और प्रायद्वीप में हमने इसे उल्टा पढ़ा था ना
कि स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और खाड़ी में क्या है कि एक तरफ समुद्र से जुड़ा हो और तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रायद्वीप और खाड़ी समझ आई होगी। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम दक्षिण भारत की नदियों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो हमारे भारत के इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो इसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में ये सभी नदियाँ गिरती हैं, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे, जैसे कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि साबरमती, माही, नर्मदा। अब हम सभी को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और यही इनका सही क्रम है कि सबसे पहले हुगली है, दामोदर है, इसी क्रम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। पहले की जो नदियाँ हैं शुरुआत की, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, मतलब कि इनसे डिटेल में प्रश्न नहीं बनते। बस ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से निकलती हैं, उद्गम स्थल कहाँ पर है। पर आगे की नदियाँ जैसे कि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये डिटेल में पूछी जाती हैं। तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ जैसे प्रश्न बनते हैं उसी प्रकार उनको कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था दामोदर नदी के बारे में। तो वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर नदी। इसका उद्गम कहाँ से है, मतलब कि ये निकलती कहाँ से है। तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि किन किन राज्यों में ये बहती है। तो झारखंड से ये निकलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी विशेषता क्या है, यानी कि हमें याद क्या रखना है। तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यही पूछा जाता है कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो ये है दामोदर नदी, क्योंकि ये हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। मैंने आपको गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में बताया था कि जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। मैंने वहाँ पर आपको बताया था, एक है जो पश्चिम बंगाल में आती है उसे हुगली नदी कहते हैं, और दूसरी जो धारा है ये बांग्लादेश में चली जाती है उसे पद्मा नदी कहते हैं। ये गंगा नदी की ही दो धाराएँ हैं। तो जो पश्चिम बंगाल में आती है उसे हुगली नदी कहते हैं, और उसी हुगली नदी में छोटा नागपुर पठार से एक दामोदर नदी निकलती है, वो हुगली नदी में मिल जाती है और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, याद रखिएगा। तो अगली नदी देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो जो स्वर्णरेखा नदी है इसका उद्गम रांची के पठार है। तो झारखंड में है रांची के पठार, तो वहीं से इसका उद्गम होता है और इसका बहाव क्षेत्र है, पहले ये झारखंड से निकलती है, उसके बाद ये उड़ीसा जाती है। तो उड़ीसा होते हुए ये भी पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे यही पूछा जाता है प्रश्न कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखिएगा ये रांची के पठार से निकलती है, बस इतना याद रखिएगा। अगली नदी है वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर पठार जो कि उड़ीसा में है, याद रखिएगा ये कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से। और यहीं से एक प्रश्न बनता है, एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सी नदी है जो झारखंड से नहीं निकलती। तो ऊपर की 4 नदियाँ आप याद रखिएगा। देखिए सबसे ऊपर है दामोदर, ये भी झारखंड से ही निकलती है। दूसरी हम पढ़ रहे हैं स्वर्णरेखा, पढ़ ली हमने, ये भी झारखंड से निकल रही है, रांची के पठार से। पर वैतरणी नदी ये कहाँ से निकल रही है, उड़ीसा से। और अभी हम पढ़ेंगे आगे ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम भी झारखंड से ही होता है, 2 धाराओं से। तो मतलब कि 3 नदियाँ हो गई, कौन कौन सी, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। ये कहाँ से निकल रही हैं, इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो झारखंड से। और जो ये वैतरणी नदी है यही बची है, ये कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका, उड़ीसा से। याद रखिएगा कि वैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर पठार उड़ीसा से हो रहा है और इसका बहाव क्षेत्र है जो उड़ीसा से निकलती है और वहीं से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
बस पूछा क्या जाता है, जो मैंने आपको प्रश्न बताया याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल है क्योंझर पठार उड़ीसा। तो उसके बाद देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या पूछा जाता है कि ये किन दो धाराओं से मिलकर बनी है। तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखिए, एक नदी है शंख नदी, ये भी झारखंड से निकलती है, और दूसरी है कोयल नदी, ये भी झारखंड से ही निकलती है। और उड़ीसा के राउरकेला जगह पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। उड़ीसा में है राउरकेला, वहीं पर शंख नदी और कोयल नदी, इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है, और वहीं से फिर नदी बन जाती है ब्राह्मणी नदी। आपने ब्राह्मणी नदी के बारे में सुना होगा। तो ये दो नदियों के संगम से बनी है, एक है शंख नदी और दूसरी है कोयल नदी। तो विशेषता हम देख लेते हैं कि झारखंड से आने वाली दो नदियाँ शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, और वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती हैं, और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी भी गिर जाती है, उसी प्रकार उसी के समीप ब्राह्मणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? शंख नदी और कोयल नदी। तो जो ये शंख नदी है, ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं, शंख वगैरह बजाते हैं। तो शंख नदी ये तो आप याद रख लेना, और दूसरी है कोयल नदी, इसे याद रख लीजिएगा। तो शंख नदी और कोयल नदी, इन दोनों नदियों के संगम से बनती है ब्राह्मणी नदी। और कहाँ पर बनती है तो याद रखिएगा, उड़ीसा के राउरकेला में इनका संगम होता है, और वहीं से आगे फिर ये ब्राह्मणी नदी बन जाती है, और ब्राह्मणी नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैं आपको ये जितनी भी नदियाँ बता रहा हूँ, ये सभी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिर जाती हैं। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं महानदी। तो महानदी का उद्गम सिंहावा पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, जैसा कि हमने देखा सिंहावा पहाड़ी से, और उसके बाद ये उड़ीसा में जाती है, और फिर वहीं उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे हमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले तो यही कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो सिंहावा पहाड़ी से, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था। तो उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी, याद रखिएगा, अपना डेल्टा बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदी हैं। ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जोंक नदी किसकी सहायक नदी है, इसीलिए मैंने इसे कवर कर दिया। तो तेल नदी और जोंक नदी ये महानदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं गोदावरी नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है गोदावरी नदी, इसीलिए इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। इसकी हम सहायक नदियाँ भी देखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से निकलती है, सब कुछ देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे, और बाकी की नदियाँ जो छोटी नदियाँ हैं और ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, उनके हम उद्गम स्थल देख लेंगे कि यानी कि वो कहाँ से निकल रही हैं, उनका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती हैं। तो अब हम गोदावरी नदी देखते हैं। तो गोदावरी नदी का उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। और त्र्यंबकेश्वर में ही भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग भी है। भोलेनाथ के पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर में, और वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। तो इसका बहाव क्षेत्र यानी कि ये किन किन राज्यों में से बहती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से तो निकलती है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में जाती है, और छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा, ये जितनी भी नदियां हैं हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। तो आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और निकलती कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से। और इसकी विशेषता देखते हैं कि हमें याद क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले है कि गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। इसकी लंबाई पूछी जाती है कि गोदावरी नदी की कितनी लंबाई है, तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर। और यह है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, मतलब कि उत्तर भारत को छोड़ दें, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत को देखें, तो उसमें गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। पर अगर हम पूरा ऊपर से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरे भारत को देखें, तो
ये जो गोदावरी नदी है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। उस समय गंगा नदी सबसे लंबी नदी आएगी, लेकिन दक्षिण भारत में गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और याद रखिएगा यहाँ मैंने लिखा है दक्षिणी गंगा, एक दक्षिण भारत की गंगा भी है, वो हम आगे देखेंगे। पर दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, और बूढ़ी गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, और वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो एग्जामिनर पूछता है कि बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को। और अगला पॉइंट है कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। तो ये नदी नासिक से तो निकल ही रही है, तो इसी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर नासिक, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। ये इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसकी सहायक नदियाँ भी देखेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन तो इससे यही बनता है कि बताइए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। पर अगर आपसे डिटेल में भी पूछ ले तो मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया कि कौन सी नदी बाईं ओर से आकर मिल रही है, कौन सी दाईं ओर से आके। ये ऊपर से जो नदियाँ यानी कि उत्तर से मिलेंगी ये बाईं ओर से, और जो दक्षिण से मिलेंगी ये दाईं ओर से। तो सबसे पहले जो बाईं ओर से मिल रही हैं यानी कि उत्तर से आ रही हैं उन्हें देखते हैं। तो जैसा कि ये नदी निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से, यानी कि गोदावरी नदी ये पूरी त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, ठीक है। ऊपर से जो नदियाँ आ रही हैं ये सहायक नदियाँ। सबसे पहले है पूर्णा, याद रखिएगा पूर्णा नदी। और दूसरी नदी है, ये पहले देख लेते हैं, इंद्रावती, एक है सबरी। 3 नदियाँ हो गई, पूर्णा, इंद्रावती और सबरी नदी। उसके बाद ये 3 नदियों का एक संगम है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पेनगंगा। तो एक नदी आती है पेनगंगा, और उसी में एक नदी है वर्धा। ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। कौन कौन सी, पेनगंगा और वर्धा। उसके बाद थोड़ी दूर ये आगे चलती हैं तो एक और नदी आती है वेनगंगा। फिर ये तीनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। कैसे, देखिए पहले पेनगंगा आई, फिर उसके बाद वर्धा आई, ये दोनों नदियाँ आपस में मिली यहाँ पर। उसके बाद ये आगे चली तो वेनगंगा इसमें आके मिल गई। तो ये तीनों नदियों का जहाँ संगम हो जाता है उसके बाद ये एक नदी बन जाती है, और इसे कहते हैं प्राणहिता। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा जब ये तीनों मिल जाती हैं तो इसे प्राणहिता कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको याद रहे। वैसे तो यही पूछा जाता है कि पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। पर अगर पूछ ले कि बताइए प्राणहिता नदी किसके संगम से बनी है, तो याद रखिएगा पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा जब ये आपस में मिल जाती हैं तो प्राणहिता नदी बनती है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की है। और ये देखिए ये नीचे से आके मिल रही है दक्षिण की ओर से, यानी कि दाईं ओर से मिल रही है, इसीलिए और इम्पोर्टेंट बन जाती है कि अगर पूछ लिया जाए आपको ऑप्शन में दिया हो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी भिन्न है, और बाकी की नदियाँ उत्तर से जो मिल रही हैं यानी कि बाईं से जो मिल रही है वो दे दी जाए, और एक साथ में मंजीरा दे दी जाए, तो आपको लगेगा कि ये तो सभी नदियाँ गोदावरी की हैं, पर उसमें से ये भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर से मिल रही है, और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ हैं ये बाईं ओर से मिल रही हैं। इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा कि जो मंजीरा नदी है ये दाईं ओर से मिल रही है और गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी के बाद देखते हैं कृष्णा नदी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में है। मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था कि हमारे भारत के दक्षिणी भारत में इधर है पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट, मैंने वहाँ पर आपको बताया था। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेना, उसमें मैंने सभी जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं कवर किए थे। तो वहीं पर जो महाबलेश्वर है पश्चिमी घाट में, वहीं से यह नदी निकलती है, कृष्णा नदी। और बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो महाराष्ट्र से ये निकलती है, उसके बाद कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक से आगे ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है कृष्णा नदी। इसकी विशेषता क्या है, हमें याद क्या क्या रखना है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हुआ, दक्षिण भारत ना। तो दक्षिण भारत की अगर बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमने पढ़ी गोदावरी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कृष्णा नदी आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा पहली सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की तो कृष्णा। उसके बाद देखते हैं कि कोयना नदी। कोयना नदी क्या है, आगे भी हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी। तो कोयना इसकी सहायक नदी है, और इसी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। जीवन धारा भी कहा जाता है, कहीं कहीं जीवन रेखा भी लिखा होता है। तो महाराष्ट्र की जीवन धारा या जीवन रेखा कोयना नदी को कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में ही बहती है, इसीलिए इसको वहाँ की जीवन धारा कहा जाता है। उसके बाद एक नदी है मूसी नदी। तो मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद शहर,
ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है। तो याद रखिएगा, मूसी नदी के तट पर। अभी हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, पर हम ये विशेष बातें देख लेते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये नदी डेल्टा बनाती है। तो ये अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है? तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। अब इसकी हम सहायक नदियाँ देखते हैं। तो ये निकलती है महाबलेश्वर से, जैसा कि हमने देखा महाबलेश्वर से ये निकलती है। तो ऊपर से एक नदी आती है उत्तर की ओर से, भीमा नदी, मतलब कि बाईं ओर से, और एक नदी है मूसी नदी। ये दोनों बाईं ओर से मिलती हैं, भीमा नदी और मूसी नदी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, भीमा और मूसी भी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और मूसी नदी क्यों पूछी जाती है? क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के ही तट पर है। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं, यानी कि दाईं ओर से। तो दाईं ओर से आ रही है, एक है कोयना नदी, ये महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है इसे। उसके बाद दोनों नदियाँ याद रखिएगा इकट्ठा ही, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो घाट प्रभा और माल प्रभा भी पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एक और है सबसे इम्पोर्टेंट, तुंगभद्रा नदी, ये भी कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है। तो जो तुंगभद्रा नदी है, ये दो नदियों के संगम से बनी है। ये तो आप आसानी से याद रख लेंगे, एक है तुंग और दूसरी है भद्रा, और यही दोनों मिलकर बनाती हैं तुंगभद्रा। तुंग और भद्रा दोनों मिलकर बनाती हैं तुंगभद्रा, और ये नीचे की ओर से, यानी कि दक्षिण की ओर से, ये जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप इन्हें बस याद रख लीजिए कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कि भीमा है, मूसी है, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी दाईं ओर से मिल रही है, कौन बाईं ओर से मिल रही है। अगर एग्जामिनर डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखिएगा। तो कृष्णा नदी के बाद कुछ छोटी छोटी नदियाँ बची हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अगर एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रहेगा। इनके हम उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पेन्नार नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो उद्गम होता है इसका कर्नाटक के कोलार से। कर्नाटक के कोलार में क्या है आपको याद होगा, तो वहाँ पर सोने की खान पाई जाती है कर्नाटक के कोलार में, और वहीं से ये कर्नाटक के कोलार से ही पेन्नार नदी निकलती है। और इसका बहाव क्षेत्र है, यानी कि कहाँ कहाँ से होकर ये बहती है, तो कर्नाटक से निकलती है, आगे जाती है आंध्र प्रदेश में, और वहीं पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद आपको बस इतना ही रखना है कि इसका उद्गम कहाँ पर है, तो कर्नाटक के कोलार में। तो पेन्नार नदी के बाद देखते हैं कावेरी नदी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे हम पढ़ते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, और कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है, हमें याद क्या क्या रखना है? तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा ना कि जितनी भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, इनका जो जल का स्रोत है ये वर्षा का जल है, और गर्मी में ये नदियाँ धीरे धीरे सूख जाती हैं। पर दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है कावेरी नदी, ये गर्मियों में भी नहीं सूखती। क्यों नहीं सूखती? इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। तो इस नदी में पूरे वर्ष पानी क्यों रहता है वह मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि ये नदी है कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या होता है, जब भारत में मानसून की शुरुआत होती है तो केरल और कर्नाटक से एंटर करता है मानसून, तो जून में एंटर करता है। तो जून में यहाँ पर बारिश हो जाती है कर्नाटक में, और इस नदी में पूरा जल भर जाता है। ये एक बार तो जल भर गया, और दोबारा क्या होता है, जब मानसून लौटता है, मानसून लौटता कब है, तो नवंबर दिसंबर में जब मानसून लौटता है तो उस समय तमिलनाडु के एरिया में बारिश होती है। ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर बारिश नहीं होती, पर यहाँ पर पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु के एरिया में जो कोरोमंडल का तट है वहाँ पर बारिश होती है। तो दूसरी बार बारिश हो गई, तो फिर उस समय इसमें नदी में पानी भर जाता है। तो दोनों मानसून से, जब मानसून आ रहा है तब भी इसमें बारिश होती है, अब जब मानसून लौट रहा है तब भी इसमें बारिश होती है, जिस कारण इस नदी में पूरे वर्ष पानी रहता है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था दक्षिणी गंगा, वो कौन सी नदी थी, वो गोदावरी नदी थी, और ये है दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी नदी है। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, याद रखिएगा। जब दक्षिण भारत की गंगा की बात आए तो वो कावेरी नदी होगी, जब दक्षिणी गंगा की बात आए तो वो गोदावरी नदी होगी, याद रखिएगा। तो कावेरी नदी के बाद दो नदियाँ हैं जो तमिलनाडु में छोटी छोटी नदियाँ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। एक है वैगई और दूसरी है ताम्रपर्णी। इसे ताम्रपाणी भी कहते हैं, ताम्रपर्णी और वैगई, ये दोनों तमिलनाडु से निकलती हैं। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसा कि यह है दक्षिण भारत और इधर है श्रीलंका।
और श्रीलंका के आगे कुछ द्वीप हैं जिसे हम राम सेतु कहते हैं। और इसी राम सेतु के इस तरफ ये है पाक की खाड़ी, इसे हम पाक की खाड़ी कहेंगे। और इस तरफ की खाड़ी को हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। ऊपर की तरफ जो है इसे पाक की खाड़ी कहते हैं और इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो ये दो नदियाँ, एक पाक की खाड़ी में गिरती है और दूसरी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, जो वैगई नदी है ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण मदुरै, जिसे मदुरई भी कहते हैं, यह शहर वैगई नदी के ही तट पर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर है, तो ये वैगई नदी के तट पर है। मीनाक्षी मंदिर भी यहीं पर है ना, मदुरै शहर में। और दूसरी है ताम्रपर्णी नदी, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सी मन्नार की खाड़ी में गिरेगी, कौन सी पाक की। ये तो अब याद रहेगा ना आपको कि दोनों वैगई और ताम्रपर्णी ये निकलती कहाँ से हैं, तो तमिलनाडु से ही निकलती हैं। उसके बाद खाड़ी में गिर जाती हैं। तो याद कैसे रखेंगे, जैसे देखिए ताम्रपर्णी, आप देखेंगे ताम्रपर्णी, तो ता से तो ये तमिलनाडु से निकल रही है, इसी के ताम्र से देख रहे हैं, और माँ से मन्नार की खाड़ी में गिर जा रही है। तो ता से तमिलनाडु से निकलेगी और माँ से मन्नार की खाड़ी में गिर जाएगी। और जो वैगई है वो तो पता ही रहेगा आपको, एक अगर मन्नार की खाड़ी में गिर रही है तो दूसरी कहाँ गिरेगी, पाक की खाड़ी में। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हमने देख ली। अब हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये जितनी भी नदियाँ आप देख रहे हैं इसी प्रकार क्रम से ये अरब सागर में गिर जाती हैं। और सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। और साथ में याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। ऊपर की नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। पर अगर आपको एग्ज़ाम में अरब सागर दिया होगा तो वो भी सही है, क्योंकि ये जो भारत का इस तरफ का पूरा जो ये एरिया है, ये सागर, इसी को हम अरब सागर कहते हैं। और इसी अरब सागर का पार्ट है खंभात की खाड़ी। तो अगर खंभात की खाड़ी है तो खंभात की खाड़ी को ही टिक करिएगा, अगर अरब सागर है तो अरब सागर टिक कर दीजिएगा, अगर दोनों हैं तो खंभात की खाड़ी को ही टिक करना, क्योंकि ये गिर तो खंभात की खाड़ी में रही हैं पर खंभात की खाड़ी अरब सागर का ही पार्ट है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लूनी नदी। ऊपर से आप देख रहे हैं ना, यह है लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये अरावली पहाड़ी, अजमेर की अरावली पहाड़ी से निकलती है, जो कि राजस्थान में है। और इसका बहाव क्षेत्र, तो ये ऊपर राजस्थान से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। याद रखिएगा, ये विलुप्त हो जाती है, यानी कि भूमिगत हो जाती है। ये आगे जाकर अरब सागर में नहीं गिरती, नई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, यहीं पर भूमिगत हो जाती है। इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो यह है लूनी नदी। और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। तो राजस्थान में ये बहती है, वहाँ से फिर गुजरात में आती है, तो इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगली नदी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी भी अरावली पर्वत से ही निकलती है, तो ये उदयपुर ज़िले से निकलती है। जो लूनी नदी थी ये अजमेर ज़िले से निकल रही थी, और साबरमती ये उदयपुर से निकल रही है। और ये भी राजस्थान से ही निकलेगी, जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला है तो राजस्थान से निकलेगी। और इसका बहाव क्षेत्र भी, जिस प्रकार लूनी का बहाव क्षेत्र था कि वो राजस्थान से गुजरात में आ रही थी, पर वहाँ पर कच्छ के रण में वो समा जा रही थी। पर जो साबरमती नदी है, आप तुलना करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, जो साबरमती नदी है ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के बाद गुजरात में एंटर करती है, और उसके बाद ये जो खंभात की खाड़ी है ना, इसमें गिर जाती है। याद रखना, राजस्थान ऊपर से निकलेगी, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इसकी विशेषता, यानी कि आपको याद क्या रखना है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर, दो मशहूर शहर गुजरात के, ये साबरमती नदी के ही तट पर हैं। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि अहमदाबाद शहर कहाँ पर है, किस नदी के तट पर, तो साबरमती। और गांधीनगर किस नदी के तट पर है, तो ये भी साबरमती नदी के ही तट पर है, दोनों याद रखिएगा। तो लूनी नदी और साबरमती नदी ये हमने देख ली। उसके बाद देखते हैं माही नदी। तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये इसका बहाव क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है, आगे राजस्थान होते हुए गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी में माही नदी गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। और इससे एक ही प्रश्न बनता है, एग्जाम में एक ही प्रश्न बनेगा, याद रखना, कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ज़्यादातर 80% एग्जाम में यही प्रश्न आता है माही नदी से, कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। तो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था ना, जो ज्योग्राफी की पहली वीडियो, कि कर्क रेखा कौन सी है, कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार इधर से काटेगी, एक बार ऊपर से काटेगी।
इसीलिए ये हम कहते हैं कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। तो माही नदी के बाद देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम यानी ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। तो मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये आगे जब छत्तीसगढ़ में एंटर करता है तो इसे मैकाल पर्वत कहते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से जो बॉर्डर से लगते हैं और आगे छत्तीसगढ़ में, इसे मैकाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला की जो ऊंची चोटी है उसे हम अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। तो वही अमरकंटक पहाड़ी कुछ हिस्सा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में। तो ये नदी निकल रही है पश्चिमी ढाल यानी कि इस तरफ से, तो ये तो मध्य प्रदेश आएगा। अगर इस तरफ से निकलती यानी कि पूर्वी ढाल से, तो क्या होता, छत्तीसगढ़ होता। पर ये निकल रही है पश्चिमी ढाल से, इसीलिए याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। और इसका बहाव क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र में जाती है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाती है और गुजरात के बाद ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखना। और जो मैंने ये नीचे प्रतिशत लिखे ये थोड़ा आगे हो गए, तो ये मध्य प्रदेश में इसका भाग है 87%। यानी कि जो नदी है, अगर पूरी 100% नदी है ना, तो इसका 87% हिस्सा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में 1.5% और गुजरात में 11.5% इसका हिस्सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका 87% हिस्सा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। जीवन धारा या जीवन रेखा दोनों ही। तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को। और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है ये मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ज्वार नदीमुख, जिसे इंग्लिश में एस्चुअरी कहते हैं, तो यह नदी ज्वार नदीमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भ्रंश घाटी और एस्चुअरी क्या होती है। तो भ्रंश घाटी क्या होती है, एस्चुअरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो डेल्टा तो मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में विस्तार से बताया था, यहाँ भी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ ऊपर पर्वतों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से, तो क्या करती हैं, अपने साथ वहाँ की मिट्टी, गाद, अवसाद को बहाते हुए ले आती हैं। तो जब वो तीव्र ढालों से बहती हुई जाती हैं तो तेज़ी से उसे बहा कर लेकर आती हैं। पर जैसे वो समतल ज़मीन पर आती हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो अब जो उनकी मिट्टी को धकेलने की क्षमता है जो बहा कर ले आ रही हैं वो स्लो हो जाती है। और जैसे ही वो समुद्र के समीप पहुँचती हैं तो क्या करते हैं, उनकी क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उसी मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं। पर नदियों को बहना है तो वो क्या करेंगी, छोटी छोटी शाखाओं में होकर बहने लगती हैं। तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है इसी को डेल्टा कहते हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने द्वारा मिट्टी लेकर आती हैं और जमा कर देती हैं समुद्र में। तो ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुअरी क्या होती है, तो कुछ नदियाँ होती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, जैसे कि कुछ नदियाँ डेल्टा बना रही हैं। ये नदियाँ क्या होती हैं, सीधा आकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो जहाँ पर ये समुद्र में मिलती हैं ना, कुछ पानी आगे देखिए जा रहा है नदियों में और फिर ये नदियाँ समुद्र में आ रही हैं, इसी को हम ज्वार नदीमुख कहेंगे। ये डायरेक्ट क्या करती हैं, समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी को ज्वार नदीमुख कहा जाता है। और ये तेज़ी से बहती हुई आती हैं और यहाँ पर भी कुछ खड्डे कर देती हैं और यहाँ पर गिरती रहती हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहेंगे ज्वार नदीमुख, ये सारा एरिया जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिल जा रही हैं। तो अब हम भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है ये देखते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पहले ये एक पहाड़ था, पर अब देख रहे हैं बीच में बट गया। तो क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पहाड़ का जो बीच का हिस्सा होता है ये अंदर की ओर धंस जाता है। जब ये अंदर की ओर धंस जाएगा तो जाहिर सी बात है ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और बीच में एक बड़ी सी दरार बन जाएगी। ये बड़ी सी दरार बन जाती है और इसी में से फिर क्या होता है, नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं और झील बन जाती है। इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण क्या हो, किसी पहाड़ का जो बीच का हिस्सा हो वो अंदर की ओर धंस जाए और बड़ी सी दरार बन जाए, तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो हमने देख लिया कि ज्वार नदीमुख और भ्रंश घाटी क्या होती हैं। तो जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये नर्मदा नदी है, आप देख रहे हैं ना, ऊपर क्या है, विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत और इसी के बीच में से ये निकलती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। उसके आगे है कि नर्मदा और सोन ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। इससे पहले मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था ना कि अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो ऊपर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और वहीं से फिर एक नदी निकल रही है, अब हम देख रहे हैं नर्मदा नदी। तो ये दोनों नदियाँ एक ही जगह से निकल रही हैं, अमरकंटक पहाड़ी से, और विपरीत दिशाओं में बह रही हैं। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन सी 2 नदियाँ हैं
जो एक ही जगह से निकलती हैं और विपरीत दिशाओं में बहती हैं। ये कौन कौन सी हो गई? नर्मदा और सोन नदी, याद रखिएगा। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नर्मदा नदी के ही तट पर है। तो जबलपुर शहर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। तो नर्मदा नदी हमने देख ली। उसके बाद हम देखते हैं ताप्ती नदी। तो जैसे कि आपने देखा नर्मदा नदी, उसी प्रकार ही है ताप्ती नदी। ये दोनों समानांतर ही बहती हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है पहले वो देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ये निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र, तो जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी बहती है वहीं वहीं से ताप्ती नदी भी बहती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसकी विशेषता भी वही सिमिलर ही है। ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये भी ज्वार नदी मुख का ही निर्माण करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, याद रखना। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो ताप्ती को आप याद रखेंगे कि कोई तपती हुई चीज़ है, बहुत गर्म चीज़ है। और सूरत को पढ़ेंगे सूरज। तो आपको पता है सूरज एक तपता हुआ आग का गोला है, तो इसी से आप रिलेट करके याद रख पाएंगे। ताप्ती को तपती हुई चीज़ और सूरत को सूरज। तो सूरज एक तपता हुआ गोला है आग का, इसी से आप रिलेट करके याद रख लेना, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा ये लूनी नदी को छोड़कर जो ऊपर की नदियाँ हैं ये खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं। खंभात की खाड़ी है तो अरब सागर में, पर स्पेशली ये खंभात की खाड़ी में ही गिर रही हैं। तो इन्हें आप एक ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। ये ट्रिक है समानता। समानता, सा से हुआ साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये सभी चारों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में। इसे आपको याद रहेगा। तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ बची हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से। तो पश्चिमी घाट है ना ये वाला पूरा, तो यहीं से निकलती है मांडवी नदी, पश्चिमी घाट के कर्नाटक में भीमगढ़ स्थान से। और इसका बहाव क्षेत्र तो कर्नाटक से निकलती है और आगे गोवा से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो गोवा की राजधानी है पणजी, ये मांडवी नदी के तट पर है। और इसे प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि जो गोवा की राजधानी पणजी है ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखना है ये मांडवी नदी के तट पर है। और उसके बाद है एक जुआरी नदी। जुआरी नदी वैसे तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पर याद रख लेना कि जो जुआरी नदी है ये भी गोवा से ही निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। बस इतना ही याद रखना। और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको पता है कि जो गोवा है वो कैसीनो यानी कि जुआ घर के लिए फेमस है। वहाँ लोग कैसीनो में जाते हैं जुआ खेलने के लिए, तो उसी से आप याद रख सकते हैं जुआरी नदी। गोवा में है ना बहुत सारे कैसीनो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, विदेशों से भी लोग आके गोवा में कैसीनो में जाते हैं जुआ घर में। तो इससे आप याद रख पाएंगे कि जो जुआरी नदी है ये गोवा में है। तो लास्ट में ये 4 नदियाँ बची हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आपको 2-2 करके याद रखना है। जो शरावती और गंगावेली नदी है ये कर्नाटक में है और कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि शरावती नदी कहाँ पर है? तो याद रखना कर्नाटक में है। और गंगावेली ये भी कर्नाटक में है। यहाँ पर जलप्रपात पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जलप्रपात वाला टॉपिक है और बांध वाला टॉपिक है ये मैं अलग वीडियो में कवर कराऊंगा। यहाँ पर हम सिर्फ नदियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हमने देख लिया कि शरावती और गंगावेली ये कर्नाटक में है। तो लास्ट में बचे 2, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। तो पेरियार नदी हो गई, पेरियार बांध हो गया, जितनी भी पेरियार वाली चीज़ें हैं ये केरल में ही हैं। तो ये भी पेरियार नदी भी कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद है भरतपूजा नदी। तो भरतपूजा नदी तमिलनाडु से निकलती है और केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो तमिलनाडु के कुछ हिस्से से ही है, कुछ ही हिस्सा है इसका। उसके बाद ये पूरा केरल में ही है। तो केरल के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज हमारा भारत की नदियों का टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आगे के नेक्स्ट